सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज से हम लोग अपना एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 14th जेपीएससी। ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 14th जेपीएससी के लिए हमारा एक कंप्लीट बैच होने वाला है, जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक्स। हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पहला इकोनॉमिक्स का डेमो क्लास है, यानी कि हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू लेक्चर्स वीडियो आते रहेंगे। ठीक है। कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा इस कोर्स के अंदर, और उसके साथ साथ जो नोट्स है, सो आपको दो तरीके के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। एक तो आपका होगा क्लास नोट्स, ठीक है। वन इज गोइंग टू बी योर क्लास नोट्स, जो कि आपको डेली क्लास के साथ मिलने वाला है, यानी कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन रिवाइज इट। दूसरा नोट्स आपको चैप्टर के कंप्लीटेशन पे मिलने वाला है, यानी कि जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हमारा आपको नोट्स मिल जाएगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्लासेस बाइलिंगुअल होने वाली है, ठीक है। और अगर आपको बैच से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें बता दी जाएंगी, और भी काफी सारे इसमें आपको मटेरियल्स अवेलेबल होने वाले हैं इस कंप्लीट बैच के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, दैट इज द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ बिफोर हम लोग ये पढ़े कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा क्यों जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इकोनॉमिक्स जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप लाइफ के किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप एक वेजिटेबल सेलर हो, आप सब्जी बेचते हो, टू एन आईएएस ऑफिसर और प्राइम मिनिस्टर, आप किसी भी पोजीशन में हो, इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप इकोनॉमिक्स से कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। आप जब आपका बर्थ होता है उस समय भी आपके साथ इकोनॉमिक्स रहता है, और जब आपका डेथ होता है उस समय भी आपके साथ इकोनॉमिक्स रहता है। सो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इट इज नॉट अ स्टैटिक सब्जेक्ट। ये कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ये समय के साथ बदल जाता है, ठीक है। आप इंडियन इकोनॉमी को जब पढ़ोगे, इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर जब हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में भी समय के साथ कितने सारे बदलाव आए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को कभी भी स्टैटिक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है। इट इज नॉट लाइक हिस्ट्री कि आप कोई भी चीज को रट ले रहे हो। यहां पे ना कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। आज पहला क्लास है, इसीलिए मैं डेप्थ में आपको पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस करवा दे रहा हूं। और हम लोग जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ये इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे, ना कि हम लोग भागेंगे किसी चीज को याद करने के पीछे। क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना, तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। आप फिर अपने से चीजों को समझने लगोगे। देखो, एक रीजन ये है कि जेपीएससी के अंदर या यूपीएससी के अंदर इस पेपर में स्टूडेंट लेस मार्क्स स्कोर करते हैं। रीजन है कि ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मैगजीन्स पढ़ते हो या किसी भी न्यूज के एनालिसिस को देखते हो, तो वहां भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स आते हैं। तो जब तक आप बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को नहीं समझोगे, एक एक टर्म्स को नहीं समझोगे, आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन वो द हिंदू पिकअप कर लेंगे, द हिंदू पिकअप कर लेंगे, इंडियन एक्सप्रेस पिकअप कर लेंगे। बट आप एक चीज को यहां पे समझो कि आप जिस भी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स होंगे। तो जब तक आप उस टर्म्स के मतलब को नहीं समझते हो तब तक आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पहले सब्जेक्ट के बेस को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, तब जाके हमें कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आएगा और एट द एंड हम इस पे पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये जो कोर्स है ना इकोनॉमिक्स का, अगर आप इसको थॉरोली बहुत अच्छे से करते हो प्रॉपरली और जो भी इसमें नोट्स मिल रहा है आप रिवाइज करते हो, तो आई कैन बेट यू कि इकोनॉमिक्स में आप अभी जिस लेवल में हो और एट द एंड ऑफ द सेशन आप उससे काफी आगे निकल जाओगे। यानी कि इकोनॉमिक्स में पूरे बेसिक से टू द एडवांस हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये आया कहां से है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसे हम कहते हैं ओइकोनॉमिक्स। ठीक है, ओइकोनॉमिक्स। अब यहां पे हिंदी वाले बच्चों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्लास बाइलिंगुअल होगी, मैं एक एक टर्म्स को हिंदी में समझाऊंगा और एट द एंड ऑफ द सेशन जो आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स जो आपको एक एक चैप्टर के मिलेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। तो अभी आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो चीजों को समझने में होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये पूरा हिंदी में ही है तो आप लोगों को भी समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उस वर्ड को समझ लेते हैं कि आखिर उस वर्ड का मतलब क्या है। तो एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ओइकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि ये जो टर्म है, ठीक है, दैट इज दी ओइकोनॉमिक्स, इसे अगर हम दो टर्म में तोड़ दें, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। ये तो ग्रीक वर्ड है और ग्रीक तो हमारा लैंग्वेज है नहीं, तो हमें ये समझ कैसे आएगा। तो सबसे पहली बात है कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो इसे हम दो वर्ड्स में ब्रेक कर देते हैं, एक हो गया ओइकोस और दूसरा हो गया नोमोस। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड है ओइकोस, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ठीक है, और नोमोस का मतलब होता है ग्रीक में मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। तो अगर इन दोनों टर्म्स को मिला दिया जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है इट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, क्या हम ये वर्ड बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स में आप करते क्या हो, आप किसी भी चीज को मैनेज करते हो। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। सपोज मैंने आपको 100 रुपीज दिया पॉकेट मनी, ठीक है, और ये आपको 1 मंथ के लिए चलाना है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, आप उस 100 रुपीज को इस तरीके से मैनेज करोगे कि वो आपका 1 मंथ तक चल सके। ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप वहां पे क्या करोगे, मैनेजमेंट करने लगोगे। ठीक है, एक्चुअली में इकोनॉमिक्स आया क्यों, हमारे लाइफ में इकोनॉमिक्स आया क्यों। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ना कि इस यूनिवर्स में हमारे पास रिसोर्सेस जो है
हमारे पास रिसोर्सेस जो है ये लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेस जो है ये हमारे पास लिमिटेड है, बट हमारे जो वांट्स है, हमारा जो वांट्स है ये क्या है, अनलिमिटेड है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है तो यहां पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि हर इंसान को हर चीज चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप खुद ही सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि हम हर इंसान को हर चीज प्रोवाइड कर पाए? नहीं है। तो यहीं पे इकोनॉमिक्स जो है वो रोल प्ले करता है। ये करता क्या है कि इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ये इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमें सिखाता है। सो इसीलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। ये मैनेजमेंट सिखाता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या चीज का, रिसोर्सेस का। तो हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, resources are limited but wants are unlimited। और इसी के वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक्स को रोल प्ले करना पड़ता है। आप देखोगे किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्यों हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं? क्या यहां पर भी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस नहीं रोल प्ले करता है? यस और नो? तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल, यहां पर भी हमें मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस करना है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस किस तरीके से करना है? सो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस करना है कि किस लोगों को कितना हमें प्रोवाइड करना है, मींस जो भी चीज है, सामान वगैरह जो भी है, हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो इसी के लिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर? तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स, ये कहां से आया, इसका क्या मतलब है, ये सारा चीज हमने यहां पे समझा। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। यहां पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडम स्मिथ के बारे में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो एडम स्मिथ है, इन्हें कहा गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स है, सबसे पहले हमें एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया था। इनका एक बहुत फेमस बुक है, इनका एक बहुत फेमस बुक है, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है। बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनका बुक है। इसमें, इस बुक में इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किया है। यानी कि जितना भी इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, उन सब के बारे में एडम स्मिथ ने यहां पे बात किया है। क्लियर है? अब दूसरा है, जब हमने ये समझ लिया तो जो नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्यूज मी, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है वो है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। ठीक है, व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, स्कोप क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज होता है। जब आप इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हो ना, तो यहां पे दो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। एक है प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा है कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स के ये दो हाथ है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इसी से किसी भी देश का इकोनॉमी जो है वो वर्क करता है, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करोगे आपके कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगा, और जब तक आप कंजम्पशन नहीं करोगे आपको दूसरा प्रोडक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे बात होगा कि सर प्रोडक्शन और कंजम्पशन तो करना है, बट द क्वेश्चन इज कि किस चीज का करना है, ये एक क्वेश्चन होगा। तो होता है दो चीजों का प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है, एक होता है गुड्स और दूसरे होते हैं सर्विसेज। ठीक है, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये दो इकोनॉमिक्स के जान है। और प्रोडक्शन और कंजम्पशन किन चीजों का किया जाता है, तो गुड्स और सर्विसेज का। यानी कि हम पहला जो स्कोप बता सकते हैं इकोनॉमिक्स का वो ये है कि इट डील्स with the production and consumption of goods and services। यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन करना, ये सबसे पहला इकोनॉमिक्स का क्या होता है, स्कोप होता है। दूसरा है जो कि इट यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेस टू फुलफिल अनलिमिटेड वॉन्ट्स। दूसरा इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा स्कोप क्या है कि ये लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करता है अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किया जाता है अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप होता है इकोनॉमिक्स का। एक तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप होता है इकोनॉमिक्स का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्कोप है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को समझने से पहले आपको एक और छोटा सा टॉपिक समझना होगा, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, तो यहां पे हम समझते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, किसी भी चीज को जब आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि आप क्या चाहते हो कि आप उसका प्रोडक्शन करो, है ना। तो जब आप किसी भी चीज को प्रोडक्शन करोगे तो आपको 4 फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा
लैंड, ठीक है, यानी कि जमीन। जो दूसरा हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या है? दैट इज लेबर। जो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा वो क्या है? दैट इज कैपिटल। और जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा वो क्या है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी कहीं कहीं पे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, आप इसे एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो। आप एग्जांपल ले लो कि आप हमारे एकेडमी का एग्जांपल ले लो, ब्रेनस्टॉर्म्स एकेडमी, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म्स एकेडमी, ठीक है। इकोनॉमी में हम इसे क्या कहेंगे? एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करेंगे, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कोचिंग क्लासेस है। अब आप देखो कि इस ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी को कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होगा, यानी कि कुछ इसके अंदर मेंबर्स होंगे जो इस ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी को चला रहा है। तो यानी कि पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको समझ आ गया कि हाँ, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लो टाटा स्टील, आपको ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। टाटा स्टील, सो टाटा स्टील जो है इट इज अ कंपनी, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट क्या इसके अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जो सारे डिसीजंस लेते हैं? तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब, ठीक है। अब ये जो कंपनी ओपन होगा इसके लिए आपको कुछ कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, किसी भी बिजनेस को जब हम चालू करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस को जब हम ओपन करना चाहते हैं तो हमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, हमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। कैपिटल का मतलब होता है सम ऑफ मनी जो हम इन्वेस्ट करेंगे। सपोज मैंने ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी खोला या टाटा स्टील किसी ने ओपन किया होगा, तो उसे भी कुछ कैपिटल लगा होगा, कुछ सामान किना होगा उसने, तो वो हो गया आपका कैपिटल। अब कैपिटल ऐसा है कि ये आपका खुद का भी हो सकता है, आपने कुछ पैसे जमा कर रखा था तो ये आपका खुद का पैसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने कहीं से लोन लिया होगा, ठीक है। आप समझो कि कहीं से आपने अगर लोन ले रखा है कैपिटल में, तो क्या इसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? क्या ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं? क्योंकि देखो कैपिटल अगर तुम्हारा खुद का है, यानी कि तुमने कुछ पैसा जमा कर रखा था और तुम उसी को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारा फ्री हो जाएगा, तब तुमको इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट अदर देन दैट आप समझो कि अगर ये पैसा तुम्हारा खुद का नहीं है, ठीक है, तुमने कहीं से लोन ले रखा है, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर इट, तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना होगा। उसी तरीके से आप समझो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट होगा। उनका मेन मोटिव क्या है वर्किंग का? कि उनको कुछ प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये बात हो गया प्रॉफिट का। अब जो कंपनी स्टैब्लिश होगी या जो ऑर्गेनाइजेशन ओपन होगा, वो ऐसा तो नहीं है कि हवा में हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ लैंड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप कोई भी कंपनी को अगर स्टैब्लिश कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर रहे हो, तो आप कहां पे करोगे? आपको किसी लैंड का रिक्वायरमेंट होगा ना। तो थर्ड जो फैक्टर है वो है जमीन। अब ये भी दो तरीके का हो सकता है, या तो ये आपका खुद का हो सकता है या फिर आपने इसे कहीं पे रेंट पे लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी खोला, ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक रिक्वायरमेंट होगा, एक हॉल का रिक्वायरमेंट होगा, एक रूम का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब जमीन का रिक्वायरमेंट है। तो या तो ये मेरा खुद का हो सकता है या फिर मैं किसी रेंट पे इसको ले सकता हूं। तो यानी कि जमीन के लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। क्लियर है?
अब क्या है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज प्रोडक्शन करोगे उसके लिए आपको कुछ लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील के अंदर अगर स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप इस चीज को समझो कि वहां पे कई लेबर्स वर्क कर रहे हैं। अब लेबर्स जो है ये फ्री में तो वर्क करेंगे नहीं, इनके लिए इनको क्या देना होगा, वेजेस देना होगा, या सैलरी भी आप बोल सकते हो कि आपको इनको देना होगा। तो आप एक चीज को समझो कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप किसी भी फैक्ट प्रोडक्शन को अगर आप देखोगे, अगर किसी भी जगह कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये चार फैक्टर्स वहां पे जरूर होंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये चार फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये चार फैक्टर्स को आपको कुछ इनकम भी प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट इज, लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, लेबर के लिए आपको वेजेस या सैलरी देनी पड़ेगी, कैपिटल अगर आपका खुद का है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपने टाइम को दे रहे हैं तो उनका मोटिव है प्रॉफिट का। तो ये जो पूरा होता है ना, इसी पूरे फंक्शन को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम among फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है ना, इकोनॉमी के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है उसको किस तरीके से उसके इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये सब नहीं समझ आएगा तो इकोनॉमिक्स में आपका बेस जो है वो वीक रह जाएगा। लेट सपोज आप मान के चलो कि किसी कंपनी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट सपोज 100 रुपीज का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितने का हुआ, प्रोडक्शन कितने का हुआ, मैं मान के चल रहा हूं 100 रुपीज का। अब मुझे क्या करना है, इस 100 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इस 100 रुपीज को एक्सक्यूज मी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 4 फैक्टर्स है, लैंड है, ठीक है, लेबर है, कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे इन सब में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो लेट सपोज कि मैंने 15 रुपीज रेंट को दे दिया, ठीक है, 15 रुपीज मेरा रेंट चला गया। लेबर को मैंने 25 रुपीज दे दिया, ठीक है, लेबर को मैंने 25 रुपीज दे दिया। कैपिटल में मेरा 20 रुपीज एज अ इंटरेस्ट चला गया, ठीक है। तो यहां पे टोटल कितना हो गया, 20 + 20 40 50 60, 40 रुपीज जो बचता है दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो 100 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फंक्शन होता है या स्कोप होता है इकोनॉमिक्स का। तो हमने क्या देखा, स्कोप में हमने बात किया पहला कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है गुड्स एंड सर्विस का, किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करना है अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, ये, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसके बारे में हमने बात किया। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपने डाउट्स को। किसी तरीके का अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्लियर है, ठीक है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं
अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। देखो, सबसे पहला गुड्स में आपको यह समझना है कि इट इज टैंजिबल। ठीक है, ये कैसा है, टैंजिबल है। टैंजिबल का मतलब है कि यू कैन टच इट, आप इसको क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो। यानी कि जितना भी सामान आप अपने आसपास देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका बुक, आपका कॉपी, आपके पेन, ये सारा चीज गुड्स के कैटेगरीज में आता है। सो गुड्स वैसे चीज को कहा जाता है जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हो, दैट इज टेंजिबल। आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, उसे हम कहते हैं गुड्स। दूसरा चीज है कि इस गुड्स का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एक चीज समझो कि जो रोड के किनारे आपके स्टोन्स गिरे होते हैं, पत्थर गिरा होता है, ठीक है, जो रोड के किनारे पत्थर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट वही जब कंक्रीट के फॉर्म में आपके घर बनने समय यूज होता है तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाता है। तो यानी कि अगर कोई भी गुड्स आपके पास है, ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हो या फिर एक्सचेंज कर सकते हो, ये दो चीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, लेट सपोज टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है, मैं मोबाइल फोन का एग्जाम्पल ले लेता हूं, चेक करते हैं कि क्या ये गुड्स के कैटेगरीज में आता है कि नहीं। पहला टेंजिबल, यस, हम अपने मोबाइल फोन को टच कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल फोन को देख सकते हैं, तो यानी कि पहला कैटेगरी पास है। दूसरा है कि इसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज होना चाहिए, तो यस डेफिनेटली हमारे फोन का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगा। आपने इसको परचेस किया होगा 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, कुछ भी। दूसरा है कि आप इसको कंज्यूम करते हो, आप इसमें स्टडी करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, ठीक है, यूट्यूब देखते हो, कोई भी काम करते हो तो आप इसको कंज्यूम कर रहे हो। और एट द एंड आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, रिटर्न ऑफर में एक्सचेंज होता है ना, पुराने फोन को देके हम नए फोन को ले लेते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सचेंज। तो यानी कि जो भी गुड्स होगा ना, वो इन सब कैटेगरीज को तो जरूर से जरूर फुलफिल करता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेंजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, कंजम्पशन और एक्सचेंज हो सकता है। अब यहां पर भी हमें समझना है कि कितने टाइप्स के गुड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि गुड्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, ये हम लोग बात करते हैं दो टाइप्स के गुड्स के बारे में। पहला है फ्री गुड्स, ठीक है, पहला है फ्री गुड्स और दूसरा है इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स, ये दो तरीके के गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला है फ्री गुड्स और दूसरा है इकोनॉमिक गुड्स। अब फ्री गुड्स किसे कहेंगे? फ्री गुड्स हम वैसे गुड्स को कहते हैं जो नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है, जो नेचुरली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, वाटर आपका फ्री गुड्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक गुड्स भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको प्रीलिम्स में दिक्कत करते हैं। अब वाटर अगर आपको रिवर से मिल रहा है डायरेक्टली तो इट इज अ फ्री गुड्स, क्यों? क्योंकि वो नेचुरली अवेलेबल है।
बट अगर आप उसी वाटर को पैकेज फॉर्म में बाय करते हो रेलवे स्टेशन से या कहीं से भी किसी शॉप से, देन इट्स बिकम इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स में क्या होता है कि यहां पे कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब आपको इसको किनने के लिए कुछ पैसा देना होगा। और दूसरा चीज है कि इसका लिमिटेड सप्लाई होता है, लिमिटेड सप्लाई होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, फ्री गुड्स का क्या है कि ये अवेलेबिलिटी इसका अनलिमिटेड है। वाटर जो है अनलिमिटेड है ना, समुद्र में आप चले जाओ, सॉल्टी वाटर आपको कितना मिलेगा, खत्म ही नहीं होगा। बट इकोनॉमिक गुड्स जो होते हैं इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपको अगर इसको परचेस करना है ना तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। और दूसरी बात है कि इसका जो सप्लाई होगा दैट विल बी ऑल्सो लिमिटेड। तो दो चीज यहां पे होती है, लिमिटेड सप्लाई एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। ये दो चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो ये हो गया पहला दो कैटेगरी। और होता है दो कैटेगरीज, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, और एक होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये भी बहुत समझना जरूरी है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ये दोनों जो है ये डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, कि आप कंजम्पशन कहां पे कर रहे हो। ठीक है, देखो कंज्यूमर गुड्स जो होता है ना, ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है ना, इसको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसको हम किस में यूज करते हैं, सो इसको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं मिल्क का। अब मिल्क जो है एक ही समय पे कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। कैसे? सपोज आपने मिल्क परचेस किया और उस मिल्क को आपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया। आपको दूध पीने का मन हुआ, आपने मिल्क परचेस किया और आपने उसी समय उसको कंज्यूम कर लिया। सो हम इसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स। क्यों? क्योंकि आपने इंडिविजुअली इसको कंज्यूम कर लिया, इंडिविजुअली ये आपका कंज्यूम हो गया, तो ये क्या बन गया, कंज्यूमर गुड्स बन गया। बट वहीं पे अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स का, सो कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, ये फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं। आप इसी मिल्क से चाय बना के अगर आगे सेल कर देते हो तो आपने इसमें क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया। आपने इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, यानी कि आपने इसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया। और यहीं पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है योर कैपिटल गुड्स। यानी कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का सीधा सीधी अगर आपको समझना है तो कंजम्पशन को ध्यान में दीजिए। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन कर ले रहे हो, किसी चीज का सेल्फ कंजम्पशन कर ले रहे हो, खुद आप यूज कर ले रहे हो, तो वो बन जाएगा आपका कंज्यूमर गुड्स। और अगर आप उससे आगे प्रोडक्शन का काम कर रहे हो और ज्यादा कुछ उससे आप आगे प्रोड्यूस कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो इकोनॉमी में, तो वो बन जाएगा आपका कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी हुआ। अभी और भी कुछ कैटेगरीज बाकी हैं गुड्स के बारे में। तो हमारा फिफ्थ कैटेगरीज जो होता है दैट इज ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। और सिक्स्थ कैटेगरी जो होता है दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो ये कैटेगरी हम किसके डेफिनेशन पे बना रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी के डेफिनेशन पे, यानी कि कोई चीज कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी यहां पे ध्यान रखा जाता है। अब जैसे ड्यूरेबल गुड्स, इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा।
फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, आपने एक कार परचेस किया, आपने एक कार परचेस किया। अब ये जो कार है, इट इज नॉट योर शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है कि आप हर साल बदल दोगे, आप एटलीस्ट इसको 15 टू 20 इयर्स तक आप इसको यूज करने वाले हो, मैक्सिमम। मिनिमम 15 से 10 इयर्स तो यूज होगा ही, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स हो गया। आपका जो घर है, हाउस है, ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। यानी कि गुड्स जो है ना, ये लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है। यहां पे लॉन्ग लास्टिंग है, चीजें जो है ये लंबे समय तक चल रही है। बट जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होगा ना, ये तुरंत आपको कंज्यूम करना होगा, ठीक है। तो इसका जो कंजम्पशन होता है, इसका जो कंजम्पशन होता है, ये आपको क्विकली करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो, जैसे ब्रेड ले सकते हो। ब्रेड भी एक टाइप का गुड्स है। अब ब्रेड का जो शेल्फ लाइफ है वो मैक्सिमम कितना होगा, 2 से 3 दिन का होगा। इससे ज्यादा तो आप ब्रेड को कंज्यूम नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रेड को बहुत दिनों तक रख के खा सकते हो। सो ये क्या हो गया, आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स के कैटेगरीज में आ गया। सो यानी कि गुड्स जो है ये और दो कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स लॉन्ग लास्टिंग होगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कंजम्पशन इसका जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। दो और कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से एक है हमारा प्राइवेट गुड्स, ठीक है, प्राइवेट गुड्स, और दूसरा है हमारा पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, ठीक है। अब प्राइवेट गुड्स क्या है, यानी कि ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का ओनरशिप है, ठीक है। यानी कि यहां पे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप है, इंडिविजुअल ओनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी कैन टेक कार। सो अगर आपने एक कार परचेस किया तो ये आपके प्राइवेट गुड्स में आएगा। व्हाई, क्यों प्राइवेट गुड्स में आएगा, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल ओनरशिप है, ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल ओनरशिप है। बट अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स का, तो ये क्या होता है, अवेलेबल होता है फॉर ऑल, यानी कि ये सबके लिए अवेलेबल है, ये किसी का प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। एग्जांपल में आप ले सकते हो ट्रेन। ट्रेन एक पब्लिक गुड्स है, ठीक है, सबको इसमें टिकट कटा के सबको इसमें ट्रेवल कर सकता है। तो बेसिकली यहां पे कुछ अमाउंट, मतलब कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम टाइप्स ऑफ गुड्स को नहीं समझते हैं ना, प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, यहां पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग इसमें आगे की और कंटिन्यू करेंगे। एक बार यहां पे देख लीजिए। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज व्हाट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर और गिफिन गुड्स, इन दोनों में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को समझने में, तो इन दोनों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से आज समझ लेते हैं। सो हमारा पहला है इंफीरियर गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है। देखो, इंफीरियर गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप क्या समझ सकते हो कि इसका जो डिमांड है, इसका जो डिमांड है ये डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है,
यानी कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा ना, आप इसके डिमांड को कम कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपका जब इनकम कम था, सो यू वर ट्रेवलिंग विथ लोकल ट्रेन, आप लोकल ट्रेन में कर रहे थे ट्रेवल। बट जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ा, आपने क्या किया, कैब्स बुक करने लगे। अब आप कैब्स में ट्रेवल करते हो, यानी कि इनकम के साथ साथ आप उस गुड्स को छोड़ रहे हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है, शिफ्ट फ्रॉम टी टू कॉफी, है ना, टी टू कॉफी। अब देखो यहां हर चीज पे एक एजम्पशन होता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर जगह पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है। प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट भी मैटर करता है। अगर किसी इंसान को चाय पीना पसंद है ना, तो उसका जितना भी इनकम बढ़ जाए वो चाय नहीं छोड़ेगा। बट हम लोग एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाने के लिए अगर किसी का इनकम बढ़ जाता है तो वो चाय से कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक जनरल ट्रेंड बता रहे हैं। बट यहाँ पे ये चीज याद रखना कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इंसान को क्या होता है ना कि अगर चाय पसंद है तो वो चाय पे ही रहेगा जितना भी उसका इनकम बढ़ जाए, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो सिंपली इंफीरियर गुड्स को समझना बहुत इजी है। आप खुद ही समझो कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो जिस जिस चीज को आप छोड़ते जा रहे हो वो इंफीरियर गुड्स था। ठीक है, पहले आप ज्वार का आटा यूज करते थे, आपका इनकम बढ़ गया, अब आप शिफ्ट हो गए रागी की तरफ या व्हीट की तरफ, दैट इज इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा, इसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से एक गुड्स होता है जिसे हम कहते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स, ये क्या होता है गिफन गुड्स? सो ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका डिमांड राइज करते रहता है इवन जब इनका प्राइस इंक्रीज हो जाए। यानी कि प्राइस इंक्रीज होने पे भी इनका डिमांड क्या है, राइज कर रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली में दो इंडिविजुअल्स रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, दो लोग रहते थे। उस समय जो वीट का प्राइस था वो मान लो 20 रुपीज पर केजी था। ठीक है, 20 रुपीज पर केजी था। तो इनका कंजम्पशन कितना था, लेट सपोज 4 kg। इनका कंजम्पशन 4 kg था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनके फैमिली में ये दो जन तो है ही, इनके दो बच्चे भी आ गए, छोटे छोटे, इनके दो बच्चे भी आ गए। अब क्या है कि जो वीट का प्राइस है ये 40 रुपीज पर केजी हो गया। तो आप समझो कि ऑल्दो प्राइस बढ़ा है बट क्या यहां डिमांड कम होगा? नो, डिमांड बढ़ेगा ही। अब ये लोग 5 kg कंज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि लोग भी तो बढ़े हैं ना। तो गिफिन गुड्स ऐसा होता है ना कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने पे भी कभी कभी डिमांड डिक्रीज, मतलब डिमांड बढ़ते रहता है, क्योंकि ये नेसेसिटीज है। ये कहीं ना कहीं आपके क्या है, नेसेसिटीज है, आपकी जरूरतों का चीज है, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा, बेसिक नीड्स है। इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि डिमांड राइज करने पे भी, मतलब प्राइस इंक्रीज होने पे भी डिमांड जो है इसका कम नहीं होता है। ठीक है, तो दो गुड्स के बारे में हमने समझा, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स। काफी बार प्रीलिम्स में आपको ये वर्ड देखने को मिलता है या न्यूज़पेपर में भी आपको ये वर्ड देखने को मिलता है कई बार। अब नेक्स्ट जो है ये और इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज योर एक्सक्यूज मी, वेलबेन गुड्स। वेलबेन गुड्स, ठीक है। अब आप समझो कि ये वेलबेन गुड्स क्या होता है।
ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तो ये वेलबेन गुड्स क्या होता है? ये बेसिकली लग्जरीज आइटम होते हैं, लग्जरीज आइटम होते हैं। होता क्या है कि जितना ज्यादा इनका प्राइस इंक्रीज होता है ना, जितना ज्यादा इनका प्राइस इंक्रीज होता है उतना ज्यादा इनका डिमांड इंक्रीज होता है। यानी कि ये उल्टा है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। एक चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर भी एक सेशन लेंगे बहुत जल्द। इसमें हम लोग समझेंगे कि जो वेलबेन गुड्स होता है ना, ये लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा काम करता है। अभी के लिए आप इतना समझो कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। लेट सपोज टमाटर, टमाटर अगर 20 रुपए किलो है तो आप उसका डिमांड ज्यादा करोगे, आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे। लेकिन वही टमाटर अगर 100 रुपए किलो हो जाएगा तो आप उसका डिमांड को कम कर दोगे। लेकिन ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये वेलबेन गुड्स में उल्टा चलता है। यानी कि यहां पे जब प्राइस बढ़ता है तो और ज्यादा डिमांड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि आईफोन एप्पल का, ये जितना महंगा आता है उतना ज्यादा लोग इसका लाइन लगा के परचेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रेस्टीज का बात है, ठीक है। लग्जरीज आइटम्स, कार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जितना हाई एंड मॉडल होगा लोग उतना ज्यादा पागल होंगे उसको किनने के लिए। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा काम करता है, ठीक है। देखो यहां पे जो आपको इकोनॉमिक्स के सेशन मिल रहे हैं ना, आई कैन बेट यू कि जेपीएससी में पूरे मतलब कि आपको यूट्यूब के अंदर ऐसे सेशंस नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये डेमो सेशन है, इसी के लिए इसे यूट्यूब में अपलोड किया जा रहा है। अदरवाइज जो कोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे वो आई डोंट थिंक कि पूरे जेपीएससी में कहीं भी आपको मतलब ऐसा कंटेंट मिलने वाला है ऑल ओवर झारखंड में। ये हम लोग का मतलब एक तरीके से आप बोलोगे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने सारे चीजों को एनालाइज किया, ठीक है। झारखंड के हमने कंडीशंस को देखा है कि यहाँ बच्चों को क्या दिक्कतें आती है। सो जो यहाँ पे आपको जो मटेरियल्स, जो कंटेंट आपको मिल रहा है दैट इज ओनली रिलेवेंट टू एग्जाम। एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई भी बातें नहीं होंगी, ठीक है। किसने क्या खाया, क्या गाना बजाया, ये सब यहाँ पे फालतू की बातें नहीं होंगी, केवल और केवल यहाँ पे पढ़ाई की बातें होंगी। तो अगर आप थॉरोली इसको देखते हो तो आई कैन बेट यू कि यू आर गोइंग टू क्रैक द 14th जेपीएससी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से सर्विसेज के बारे में। गुड्स के बारे में हमने काफी सारा डिस्कशन कर लिया, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गुड्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग गुड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्विसेज के बारे में, ठीक है। देखो सर्विसेज के बारे में आपको समझना होगा कि सबसे पहला ये इंटेंजिबल होता है, ये इंटेंजिबल होता है। यानी कि यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट टच इट, आप इसको छू नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप इसको छू लोगे, आप इसको छू नहीं सकते। ये इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है, ये इंटेंजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अभी यहाँ पे कोर्स परचेस करके यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, काफी सारे बच्चे लाइव हैं। तो आप समझो कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा फिजिकल एसेट्स मिल रहा है क्या जिसको आप टच कर सकते हो? नहीं। सो आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल रहा है सर्विसेज। सर्विसेज जो होते हैं ना, ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। आपको इच्छा हुआ कि सर मुझे जेपीएससी का प्रिपरेशन करना है, मुझे एक कोर्स चाहिए, ये आपका वांट था, तो हमने आपके वांट को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे फीस लेता है, वो आपको चेकअप करता है, वो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है। आप तैयार होना चाहते हो, आप पार्लर जाते हो, वहां पे आप फेशियल कराते हो, मसाज कराते हो, बाल कटाते हो, वो सर्विसेज है, ठीक है। तो सर्विसेज जो होते हैं ये आपके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ऑल्दो इसके साथ भी इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ा होता है, सर्विसेज आर नॉट फ्री, इसके साथ भी इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ा हुआ है। यू हैव टू पे ना। अब जियो का रिचार्ज करा रहे हो 299 तो यू आर पेइंग ना मनी, आप पैसा दे रहे हो तब तो आपका रिचार्ज हो रहा है,
इसका मतलब है कि सर्विसेज आर नॉट फ्री, सर्विसेज के लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस की गुड्स को आप छू सकते हो, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते। सर्विसेज को केवल आप फील कर सकते हो, यू कैन ओनली फील इट, ठीक है, आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ आपके सेटिस्फाई को ये पूरा कर देगा, ठीक है। दूसरा चीज है कि सर्विसेज जो है ना, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कई बार, ठीक है। मतलब कई बार इसमें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इन द सेंस कि मान लो आप बाल कटा के आए हो, ठीक है, तो आपने सर्विस का फायदा उठाया, बट आप दूसरों को वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है सर्विस का मतलब। तो सर्विस बेसिकली कि ऐसे चीजों को हम कह सकते हैं जो हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे सेटिस्फाई को पूरा करता है और उसके साथ भी इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ा होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का सेशन, एक डेमो वीडियो कह सकते हैं, हमारा डेमो लेक्चर था। इसी तरीके से अब ये सेशन कंटिन्यू हो गया है इकोनॉमिक्स का, और इसके साथ साथ ही फिर आपके साइंस एंड टेक सारा चीज को कंप्लीट किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बैच है, और जिस बच्चों को भी इनसे जुड़ना है, ऑल्दो आप देख सकते हो कि काफी सारे बच्चे जुड़े हैं इसमें, सो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे, आपको सारे इंफॉर्मेशंस बता दिए जाएंगे। तो ये था हमारा पहला लेक्चर 14 जेपीएससी के ऊपर, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सेशन हमारा आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।